जय हिंद एवरीवन। करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास में हमने किया था INSTC एंड पखाफुस, वुल्फ वॉरियर चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया भूटान के रिलेशंस। इस वीक के आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो कि कवर करेंगे 28 जुलाई से 3 अगस्त तक की न्यूज़, हम करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का इशू। आपने इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ा होगा जो मैं आज करवाऊंगा आपको, और अदरवाइज भी सभी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। देन जो यूएसए के पेंटागन के हेड हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया अबाउट चाइनाज पॉलिसी इन साउथ चाइना सी। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की जो पॉलिसी है बहुत इलीगल है साउथ चाइना सी में। देन आपने कल शायद न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि गोगरा एरिया से डीएस्केलेशन शुरू हो गई है, लेकिन हॉट स्प्रिंग में अभी भी चल रही है। तो लद्दाख में जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग। नेक्स्ट इशू हम करेंगे कि ह्यूमन राइट्स की एक रिलेटेड एक एनजीओ है जिसने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है वेयर इन इट हैज़ मेंशन्ड दैट बोथ इजराइल एंड पैलेस्तीन, इन दोनों ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं मई में जो लड़ाई हुई थी अभी। तो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। इजराइल पैलेस्तीन के रिलेशन के लिए तो एक अलग से 2 घंटे का लेक्चर चाहिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कवर्ड टुडे, बट आई विल जस्ट कवर द रिसेंट इशू दैट हैज़ हैपेंड। एंड देन हमारे पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई है रिगार्डिंग इंडियाज़ आर्कटिक साइंस। ये जो मिनिस्टीरियल मीट हुई थी उसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। जो आपको थर्सडे को ज्योग्राफी रिलेटेड करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, तो ऐसा होता है ना कि मंडे को साइंस एंड टेक, ट्यूसडे को इकोनॉमी, वेंसडे को हेयर आई एम कवरिंग IR, वैसे थर्सडे को हम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स करवाते हैं। वहाँ पर आपको ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करवाया जाएगा, ये जो आर्कटिक साइंस मॉनिटरिंग वाला इशू है। यहाँ पर बस मैं ब्रीफली मेंशन करना चाहता था, 2-3 साल पहले UPSC में क्वेश्चन आया था कि ना आर्कटिक काउंसिल के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। एंड देन इंडिया को रोटेशन बेसिस पे अगस्त के महीने में प्रेसिडेंसी मिली है ऑफ UNSC। तो ये क्या होता है UNSC, इसकी प्रेसिडेंसी मिलने का मतलब क्या है, परमानेंट मेंबर क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर क्या है, रोटेशन का मतलब क्या है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान फाइनलाइजेस बिल टू ग्रांट न्यू स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान। एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो बोल रही है कि पाकिस्तान में, रिपोर्ट क्या है मतलब डेवलपमेंट्स हो ही रही हैं, ऑब्वियस सब देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को एक और प्रोविंस डिक्लेयर कर रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक, सिंध, ये पठान, पंजाबी और बलूच। तो अब एक और 5वीं प्रोविंस से डिक्लेयर कर रहा है। तो थोड़ा सा हमें गिलगित बल्तिस्तान के बारे में पता हो। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के नॉर्थ में वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे शिया मुस्लिम रहते हैं। अदरवाइज अगर आप देखो तो पाकिस्तान सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। चाइनीज़ सेंट्रल एशियन से दिखने वाले मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। ये एरिया किसका है या इसकी हिस्ट्री क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ इसकी ज्योग्राफी की, सबसे पहले सिर्फ ज्योग्राफी की बात करते हैं इसके, तो दिस एरिया, इसको हम बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। अब आप देखिए कि अदरवाइज तो सारा JNK अगर हम बोलें तो इंडिया का इनएलियनेबल एंड इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन हमें रियलिटी पता है कि काफ़ी एरिया जो है यहाँ से लेकर और इधर तक का जो एरिया है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इंडिया का कश्मीर है पर ऑक्यूपाइड किसने किया हुआ है, पाकिस्तान ने, जिसको हम POK बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वाले इंडिया में भी आजकल इसको आज़ाद कश्मीर लिखने लग गए हैं, इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर जहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ, बट अदरवाइज़ ये इंडिया का POK हो गया। इतने सारे हमारे फौजी सैनिक मर रहे हैं यहाँ पे खड़ के, आपको 2 मिनट लगते हैं आज़ाद कश्मीर लिखने में, ठीक। इधर वाला जो एरिया है ये वो है जिसको अब हम UT ऑफ लद्दाख एंड UT ऑफ JNK बोलते हैं। ये भी इंडिया का एरिया है जिसको 1962 की वॉर के टाइम पे अक्साई चीन का एरिया जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इंडिया का कश्मीर 2 कंट्रीज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ चाइना। अब जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है ना, इसकी वन ऑफ द जोग्राफिकल सिग्निफिकेंसेस में से एक यही है कि ये चाइना को भी बॉर्डर करता है और POK को भी बॉर्डर करता है। इट शेयर्स जोग्राफिकल बाउंड्री विद POK एज वेल एज काइंड ऑफ चाइना। तो रीजन जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। अब अगर कोई एरिया जिसका स्टेटस डिस्प्यूटेड है
वहाँ से चाइना के प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, तो चाइना को भी लगेगा कि इंटरनेशनली कल को इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन उठेगा तो वी वोंट बी एबल टू डिफेंड इट इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इन एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली, अगर हम इस एरिया का स्टेटस क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान की ज्योग्राफी समझनी है। एथनिसिटी आपको पता लगी कि वहाँ पर शिया डोमिनेटेड एरिया है, मतलब शिया लोग रहते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे कि डोमिनेंस किसकी है, तो सुन्नी पंजाबी मुस्लिम्स, सुन्नी पठान मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक, तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस और एथनिक इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आएगी। अब हुआ क्या है यहाँ पर, बेसिकली पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने ये बोला है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी हम क्या कर रहे हैं, एक और प्रोविंस डिक्लेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इलेक्शंस भी होंगे वो कौन करवाया करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बात क्या बनी, बात ये है बच्चे कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान है ना, वहाँ पर क्या हुआ कि एक एरिया था जिसको उन्होंने बोल दिया पंजाब, लाहौर वगैरह वाला एरिया। एक एरिया को उन्होंने बोल दिया खैबर पख्तूनवा, या पहले बोलते थे उसको NWFP। ठीक, एक एरिया था जिसको बोल दिया सिंध, एक को बोल दिया बलूच। इस तरह से प्रोविंसेस बना दी थी। लेकिन जो ये वाला एरिया था गिलगित बल्तिस्तान का, ओवरऑल कश्मीर को भी और गिलगित बल्तिस्तान भी एक अलग पार्ट हो गया। इनको उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम हमारी ही स्टेट हो, उनको उन्होंने पाकिस्तान का ही बोला, लेकिन ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर किया हुआ था कि जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंड उनको भी मेंटेन करना था कि देखो हम तो कश्मीर पे कब्जा करके नहीं बैठे, हमने तो बस इंटरनेशनल पीस को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास कश्मीर है हमने उनको ऑटोनॉमी दे रखी है कि तुम अपने हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से तुम पूरा सिस्टम चलाया करो। लेकिन ये थ्योरी में ही था, यहाँ पे हमेशा डोमिनेंस काफ़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा ही रहती थी, पर इस तरह से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ था। अब धीरे धीरे इनको क्या लगता है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध के बाद अब हम इसको भी अब वो बना दें, एक प्रोविंस बना दें। जितना हमारे कब्जे में, जितना उनके कंट्रोल में कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान उसका पार्ट है, उतने पे तो हम पूरा कंट्रोल बनाएं। इसके लिए उन्होंने किया क्या, सबसे पहले तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ ओवरनाइट ऐसा हो गया, पहले उन्होंने यहाँ पर एक काउंसिल्स बनानी शुरू की। ठीक, नेशनल काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी है जो गिलगित बल्तिस्तान एरिया को चला रही है और वहाँ पे बॉडी में बैठे हैं नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक, उसके बाद में इन्होंने काउंसिल की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी। पहले बनाई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जैसे इंडिया में होती हैं विधानसभाएं, पंजाब की अपनी विधानसभा, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, यूपी की, बिहार की, इस तरह से। और यूजुअली लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ वही पार्टी जीतती है जो इस्लामाबाद में रूल कर रही होती है। तो लाइक आई सेड कि वहाँ पे अदरवाइज बहुत कंट्रोल है उनका। तो इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है, इस एरिया में अभी उनको उसको वो प्रोविंस बनाने जा रहे हैं, तो अपने को इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। अदरवाइज लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में ना एक आर्टिकल आया था, इंडिया का क्या स्टैंड है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है इस चीज़ पे। तो इंडिया ने क्लियरली बोला है कि यार एरिया हमारा है, आपके कंट्रोल में है पर एरिया हमारा है, इसलिए जो वहाँ पे स्टेटस है उसको मेंटेन करना चाहिए। इंडिया हैज़ क्लियरली कन्वेड दैट द एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड लद्दाख इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ गिलगित एंड बल्तिस्तान आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री and by virtue of its fully legal and irrevocable accession, कि इंडिया में ही जब सारा उन्होंने, कश्मीर के राजा ने इंडिया में एक्सीड कर दिया था, तो सारा एरिया इंडिया का है, इसलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो इंडिया से पूछ के होना चाहिए, इंडिया के हिसाब से होना चाहिए। एनीवेज ये इंडिया का स्टैंड है। हैविंग सेड दैट, अब उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस में ये आपको ना एक आर्टिकल आया था, वाई गिलगित बल्तिस्तान मैटर्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इस तरह से पूरा मैंने आपको आर्टिकल का लिंक भी दिया है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी आर्टिकल पढ़ें। अब ये गिलगित एरिया क्या है, गिलगित बेसिकली इट वाज पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहने को तो ये एरिया था जम्मू एंड कश्मीर की रियासत का, बट इट वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया कि इस एरिया को राजा जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे लीज पर ले लिया। हरि सिंह जी जो थे, तो पॉपुलेशन जो जम्मू एंड कश्मीर की थी वो मुस्लिम थी और राजा जो थे हरि सिंह जी वो हिंदू थे। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो पंजाब का एक एरिया, कोई भी लुधियाना एक ऐसा एरिया हो गया जो ब्रिटिश ने पंजाब के राजा से
लीज पे लिया होता और उसको वो डायरेक्टली रूल कर रहे होते और बाकी एरिया जो है वो पंजाब के राजा का होता। तो 26 अक्टूबर 1947 को जब हरि सिंह जी ने ये बोला कि यार मैं तो इंडिया के साथ में जा रहा हूँ, तो जो गिलगित में ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश गिलगित स्काउट्स जो थे, वो वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जो वहाँ के एक कमांडर भी थे मेजर विलियम ब्राउन, उनके साथ में उन्होंने वहाँ पर रिबेलियन कर दिया और पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। ऐसा करने के बाद में वो बल्तिस्तान की तरफ मूव कर गए। बल्तिस्तान एरिया वो है जो लद्दाख के पास पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, कारगिल, द्रास, इस सारे एरिया में भी मूव कर गए और वहाँ पर भी पाकिस्तान के झंडे लगाने लग गए, रिबेलियन हो गया। अब राजा ने जब इंडिया के साथ में आने का फैसला ही ले लिया, अब नीचे के लोग जो मर्जी करते रहे, वो तो कोई बात ही नहीं बनी कि एक मेजर को कुछ लग रहा है, किसी कर्नल को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है। जब कंट्री एज अ होल उस समय के हिसाब से देखें तो उसने 26 अक्टूबर 1947 को, जिसको राइट है, जिसके डिसीजन मैटर करेगा कि हमने इधर जाना है या इधर नहीं जाना, जब उसी ने कॉल ले ली, तो एनीवेज तो उन्होंने कारगिल, द्रास में भी ऐसा ही शुरू कर दिया। अब इंडिया की फोर्सेस ने अगस्त 1948, अगले साल तक कारगिल, द्रास, ये वाला एरिया को तो सबको रिकैप्चर कर लिया कि भाई कहाँ आ रहे हो। बट इससे पहले, मतलब राजा का ये डिसाइड करने के बाद कि यार मैं इंडिया में जा रहा हूँ, और जब इंडिया ने जो उन्होंने रेबिलियन किया उसको शन करने से पहले हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरी काउंसिल्स बन गई, रेवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित एंड बल्तिस्तान। उन्होंने क्या बोला कि यार हम ना एक इंडिपेंडेंट एरिया है, इंडिपेंडेंट हम स्टेट हैं, कश्मीर से अलग हो रहे हैं, हो गए, मतलब JNK से अलग होके, और हमारा होएगा इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। और इस इंडिपेंडेंट स्टेट ने क्या बोला कि हम पाकिस्तान को एक्सीड कर रहे हैं, ठीक। और उसने बोला कि हम पाकिस्तान को एक्सीड कर रहे हैं, इट्स लाइक दिस कि ये पूरा JNK में से ये जो है, अब हम JNK से अलग हैं, हम एक अलग कंट्री हैं, अलग स्टेट हैं, और हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो एक फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, एक मतलब हमारे हिसाब से चलेगी, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल हमारे हिसाब से चलेगा। तो वही चीज़ जो है पाकिस्तान ने एग्री कर ली सीज़ फायर के बाद, जनवरी 1 को 1949 को। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई यहाँ पर, और ये अपने हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे चलने लगे। हालांकि धीरे धीरे पाकिस्तान ने वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी बहुत इंटरफेयर किया। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट कहने का ये है कि ये एरिया जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने इंडिया के साथ साइन कर दिए। अब उसमें से कोई एक अगर बॉडी उठ के बोलेगी नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं बनेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लेट्स से आपने हरियाणा में चुनाव करवाए, जिन 10 सीट्स पर कांग्रेस की सरकार आ गई, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कांग्रेस के MLA को चुन लिया, वो बोले कि हमारे तो CM अलग से बना दो एक कांग्रेस का, और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी की जीते हैं उनका आप बीजेपी का CM बना दो। पूरा जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी ने या कोई जो भी सॉवरेन बॉडी है, राजा जिसने जो डिसीजन लिया है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से इशू शुरू हो गया। तो खैर अब ये एरिया है इंडिया का, क्योंकि सारा JNK इंडिया का है और ये JNK का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक फिर भी उस समय के हिसाब से फिर वायलेंस रुक गया, सीज फायर हो गई, स्टेटस को मेंटेन किया गया, और ये बोला गया कि सारा जितना एरिया इंडिया के कंट्रोल में है इंडिया अपनी आर्मी पीछे लेके जाएगी, जितना एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे लेके जाएगी, और हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपने क्या करना है। तो ये अब हो नहीं पाता है फॉर मल्टीपल रीजंस। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर क्या हो गया कि अभी ये वाला इशू बना हुआ है। अब खबरों में क्या था, खबरों में ये था कि सिंध, पंजाब, बलूच और NWFP की तरह अब इसको ये 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये मैंने जो आपको बोला ये मैंने आपको स्लाइड्स में दिया है। नेक्स्ट खबर हमारे पास आती है, चाइना सी क्लेम हैज़ नो बेसिस। US ने, ये आपने हिंदू में ये पढ़ा होगा, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो थोड़ा सा पहले हम साउथ चाइना सी देख लेते हैं एक बार, है क्या साउथ चाइना सी। ताइवान के नीचे और इंडोनेशिया के ऊपर, वियतनाम के ईस्ट में और फिलीपींस के वेस्ट में, ये जो एरिया है सारा, इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये इतना ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम का जर्मनी, यूरोप वाला जो एरिया ना जहाँ पे World War II हुई थी, तो आने वाले टाइम का अनफॉर्चुनेटली मतलब World War III वाला एरिया बनता जा रहा है ये।
यहाँ पर यूएस से भी बहुत अग्रेसिव है। इंडिया ने भी रिसेंटली यहाँ पे अभी शिप्स भेजने का डिसीजन लिया है। चाइना ने तो इसको अपनी बैकयार्ड लेक ही बनाया हुआ है पूरे के पूरे को। तो इस तरह से एरिया बहुत न्यूज़ में रहता है। अब बैकड्रॉप क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, चाइना की, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि ओवर असर्टिव पॉलिसी है कि कोई भी एरिया अगर डिस्प्यूटेड है, कंटेस्टेड है, चाइना वहाँ पे अपनी शिप्स भेज देता है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देता है, वहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में, यूएसए ने बोला है कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से चाइना जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है साउथ चाइना सी में। तो इशू क्या है, इशू लाइक आई सेड कि बीजिंग का क्या है, उनका एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स है उनके साउथ वेस्ट एशियन नेशंस के साथ। अगर इसी मैप को हम दोबारा देखें तो ये देखो, ये आप जो देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश जो आप देख रहे हैं लाइंस लगी हुई हैं, चाइना ने ये 9 डैश लगा के बोल दिया कि ये जो है ना, हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये सारा एरिया हमारा है। तो फिलीपींस के भी टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं यहाँ पे, ब्रुनेई के भी आते हैं, मलेशिया के भी आते हैं, इंडोनेशिया के, वियतनाम के, ताइवान, ऑल दीज कंट्रीज, इन सबको लग रहा है कि यार ये तो हमारे, आप बिल्कुल ही हमारे कोस्टल एरिया तक के वाटर्स को क्लेम कर रहे हो। रेंज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एंटी शिप मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सब चीज़ें चाइना ने यहाँ पे डिप्लॉय करनी शुरू कर दी हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक टेंशन वाला माहौल भी क्रिएट हो रहा है। तो 2016 में क्या हुआ था कि 2016 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने एक डिसीजन लिया था कि एक इंटरनेशनल बॉडी ने बोला था कि जिस बेसिस पे चाइना ये क्लेम करता है ना कि सारा एरिया हमारा है, वो बेसिस वैलिड नहीं है। क्या बेसिस है चाइना का वो ये बोलने का, वो बोलता है कि हिस्टोरिकली आज से 300-400 साल पहले हमारे यहाँ पे किंगडम्स होती थी और ये सारा एरिया हमारा होता था, तो हिस्टोरिकली हमारा था इसलिए हमारा है, हिस्टोरिकल बेसिस पे वो क्लेम करता है। अब ऐसे हिस्टोरिकली तो ग्रीस बोल देगा कि अलेक्जेंडर की वजह से यहाँ तक सारा इंडिया से लेके रशिया तक हमारा है, इंडिया से लेके यूरोप तक हमारा है, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनेगी। अभी रिसेंट इंसिडेंट्स क्या हुए, बहुत सारी चाइनीज़ बोट्स, हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज़ बोट्स जो हैं वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब फिलीपींस के कोस्ट के पास पहुंची हुई हैं। मलेशियन कोस्ट के पास चाइनीज़ बोट्स देखी गई हैं। और यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप तो बहुत ख़राब चल ही रहे हैं यहाँ पर साउथ चाइना सी में। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ द रीजंस वाई यूएसए हैज़ पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, और वो मिडल ईस्ट में अपनी एंगेजमेंट कम कर रहा है यूएसए, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसको चाइना पे ध्यान देना है। ठीक, तो आपको लोकेशन भी चाइना की पता होनी चाहिए अच्छे से, कहाँ पर है। तो लाइक आई सेड के इंडोनेशिया के ऊपर, ताइवान के नीचे, वियतनाम के ईस्ट में और फिलीपींस के वेस्ट में, ये सारे एरियाज। ठीक, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस में ये यहाँ पर, ये आपको नोट्स में पढ़ना, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट क्या होता है, एक वाटर बॉडी जो बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करती है। मान लो एक ये बहुत बड़ा ओशियन है और फिर ये छोटी सी एक वाटर बॉडी है और फिर ये एक और बहुत बड़ा ओशियन है, तो ये एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेट। यहाँ से शिप्स निकलती हैं, तो मान लो कि इधर कोई लैंड एरिया है, यहाँ पे भी कोई कंट्री है, इस कंट्री से इस कंट्री में ट्रेड होना, तो क्या होगा, यहाँ से शिप जाएगी, इधर से ये छोटे से नैरो एरिया से जाके फिर दोबारा यहाँ से शिप जाएगी। तो जो भी इस नैरो एरिया को कंट्रोल करेगा वो इन दो ओशियंस के बीच में होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करेगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो अपने को पता होना चाहिए कि ल्यूजॉन स्ट्रेट किधर है फिलीपींस सी में, ताइवान स्ट्रेट किधर है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ज्योग्राफी में भी करवाएंगे, पर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, आपको ये समझ ही आ गई कि दिस सी होल्ड्स ट्रिमेंडस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द ट्रेड दैट गोज थ्रू दिस एरिया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है इधर, इस तरह से आगे जाकर, जहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होता है। तो 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग जो है पूरी दुनिया में अगर 100 शिप पास हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू UNCTAD 33% शिप्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो यू कैन सी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक बार इसको दोबारा देख लो आप। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए, एक तो इसका यही चाइनीज़ क्लेम क्या है, 9 डैश लाइन क्या है,
उसके बाद में ये ह्यूज रीफ क्या है, मिस्चीफ रीफ क्या है, जॉनसन साउथ रीफ, ठीक, ये पूरा एरिया को क्या बोलते हैं, इस तरह से। पैरासल आइलैंड कहाँ पर है, स्पार्टली आइलैंड किधर है, इस साउथ चाइना सी आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए, अच्छे से आप इसका मैप तैयार करना, ठीक। तो आपको अब इसके कंटेस्टिंग क्लेम्स भी पता लग गए होंगे। चाइना से रिलेटेड एक और खबर करते हैं, वो है अब हमारे लद्दाख वाले एरिया में। अब ऐसे तो 2 दिन पहले जब ये मैंने हिंदू में पढ़ा था, जिस दिन लेट्स से 1 अगस्त को, उस दिन लिखा था कि नो एग्रीमेंट येट ऑन गोगरा, और इसलिए मैंने वहीं से आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया। बट अब ये न्यूज़ जो है 2 दिन बाद पुरानी हो गई है। गोगरा में तो एग्रीमेंट थोड़ा हुआ है, हॉट स्प्रिंग में अभी भी नहीं हुआ। अगेन आप पूछेंगे सर क्या है ये, तो लेट्स टेक, बेसिकली आपको क्या समझना है, चाइना के साथ में हमारे 3 जगहों पे हमारे बॉर्डर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाला एरिया सिक्किम, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया लद्दाख JNK। ऐसे ही है इंडिया को अगर हम देखें तो इस तरह से, तो इधर देखिए, तो इधर चाइना के साथ हमारे तीनों सेक्टर्स में प्रॉब्लम है। अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर को हम बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, ऑफ कोर्स मतलब ईस्टर्न वाली साइड है। जो ये उत्तराखंड सिक्किम ये वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं मिडल सेक्टर, और अक्साई चिन लद्दाख ये वाला एरिया को हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। हमारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना से, वो तीनों सेक्टर्स पे चल रहे हैं। पर आजकल या पिछले 1 साल से आपको याद होगा, लॉकडाउन के टाइम पे आपने सुना होगा कि लद्दाख में चाइनीज़ घुस गए हैं, हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं उनसे। वो डिस्प्यूट कहाँ पे हुआ फिर, वो हुआ वेस्टर्न सेक्टर में। तो वेस्टर्न सेक्टर में एक बार मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा इसका। तो वेस्टर्न सेक्टर में क्या है कि चाइनीज़ फोर्सेस आ गई, हमारी फोर्सेस आ गई, लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। चाइना क्लेम करता है इंडियंस हमारे बीच में घुस गए चाइना में, हम क्लेम कर रहे हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा इंडिया में घुस गया, फिर कभी सरकारें डिनाई कर रही हैं। ये सब चल रहा है 1 साल से। अब आर आर्म्ड फोर्सेस आर लाइक हैंडलिंग दिस, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यार जो भी हमारे राइट मिनिस्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसको हैंडल कर रहे होंगे। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ब्रॉडली बॉर्डर डिस्प्यूट्स पता होने चाहिए, जो मैं आपको इंडो चाइना रिलेशन जब स्टैटिक पोर्शन में करवाऊंगा वहाँ पे कवर कर लेंगे, सफिशिएंट रहेगा। दूसरा, हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशंस पता होने चाहिए छोटी छोटी, ठीक। तो है क्या, बेसिकली इन सब के ना कुछ लोकल नाम भी दिए हुए हैं, सब मिलिट्री ने जो भी नाम दिए होंगे। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ना, ये देखिए मैं आपको उसमें मैप नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। हॉट स्प्रिंग एक एरिया है, जो ये रेड वाला आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं PP15। अब अक्साई चिन में तो वैसे ही चाइना है, अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया भी इंडिया का है। अगर हम वैसे बात करें तो ये वाला एरिया भी इंडिया का है। अब लेट अलोन ये वाला एरिया से यहाँ जाना, ये इधर आ रहे हैं और आगे लद्दाख में, ठीक। तो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि यार गैल्वन वैली या गलवान वैली किधर है, PP14, ठीक। हॉट स्प्रिंग PP15 ये पॉइंट है। उसके बाद में ये देखिए गोगरा ये वाला एरिया है। तो हुआ क्या है कि जो गोगरा वाला एरिया है, यहाँ से तो जब मैंने 1 अगस्त को आपको करवाया था तब टॉक्स इतनी थ्रू नहीं हुई थी। कल शाम के न्यूज़पेपर में था कि अब क्या है, डी एस्केलेशन गोगरा से तो होनी शुरू हो गई है, लेकिन हॉट स्प्रिंग पे अभी कोई वो नहीं हुआ है, डील नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस पे ज़्यादा स्टैंड ऑफ की डिटेल में जाए बिना आपको ये मैप अच्छे से देखना है, और अभी तक की यहाँ की डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट क्या है कि 2020 में जब लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा था, उस समय चाइना इधर आना शुरू हो गया था, और फिर हमारी फोर्सेस और उनके फोर्सेस में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। बट लड़ाई वैसी थी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन यूज़ हो रहा है, बट पुश कर रहे हैं एक दूसरे को। काराकोरम पास ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ डेवलपमेंट सो फार क्या है, तो जब डिसएंगेजमेंट शुरू हुई तो ये जो पैंगोंग सो है, जो पैंगोंग लेक है, यहाँ से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई थी, और
अब सिर्फ हॉट स्प्रिंग में एक एरिया इंपॉर्टेंट जहाँ पे पेंडिंग है, तो आप मैप वर्क अच्छे से करना। अब अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ओवरव्यू अगर हमें लेना हो कि हमारे और चाइना के बॉर्डर का इशू क्या है, तो बॉर्डर लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये हो गया ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आई बेग योर पार्डन। दूसरा है मिडिल सेक्टर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। मैंने शायद पहले सिक्किम मिडिल सेक्टर में बोल दिया था, आप ठीक कर लेना, मतलब आपको ऑफ कोर्स इसी लेक्चर में चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ईस्टर्न सेक्टर में है, उत्तराखंड हिमाचल मिडिल सेक्टर में है, और फिर लद्दाख। अब हमारा और उनका बॉर्डर जो है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बनाया कौन सी लाइन डिवाइड करती है इंडिया को और चाइना को? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन जो है, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इंडिया, मतलब ब्रिटिश जब इंडिया में होते थे तो ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना का बॉर्डर बनाया था। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी, जयशंकर लेज आउट पॉलिसी पर्सपेक्टिव। अब क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, इसको समझो जरा। पूरे कंट्रीज के मैक्सिमम मतलब पूरी दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज जहां पर आकर बैठ गई उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आम सभा। इसमें जनरल असेंबली में ये 5 कंट्रीज हैं जो कोर कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास है। कौन सी है? यूएसए, यूके, ब्रिटेन तो होगी, सॉरी, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया टुडे, पहले यूएसएसआर बोलते थे, एंड चाइना। ये जो 5 कंट्रीज है इनको हम बोलते हैं P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 कंट्रीज। ये कंट्रीज हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज जीत गई थी, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये वो कंट्रीज हैं जो P5 है। तो समझ आ गया, ये है पूरी जनरल असेंबली, इसमें एक कोर 5 कंट्रीज P5। लेकिन फिर ये तो होगी परमानेंट 5 कंट्रीज, फिर 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज भी होती हैं जो डिफरेंट टाइम में उनके इलेक्शन होते हैं 2 साल के लिए, तो वो कंट्रीज़ को उन 10 कंट्रीज़ में मेंबरशिप मिल जाती है। तो जैसे इंडिया को मिली हुई है, तो 10 कंट्रीज टोटल हो गई सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोग, 5 परमानेंट है, 10 कौन है? उन 10 के लिए इलेक्शन होते हैं, और 2 साल के लिए आउट ऑफ 200 कंट्रीज कोई भी 10 कंट्रीज बनती जाती हैं। तो इंडिया भी बन गया, और फिर हर महीने अल्फ़ाबेटिकली रोटेशन पे हर महीने हम देते हैं हर एक कंट्री को प्रेसिडेंसी। तो दिस इज इंडियाज 10th टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी के बारे में आई थिंक आपको बेसिक सा पता लग गया। जो मैंने अभी बोला है कि परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। यूनाइटेड नेशन की जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो इन्हीं 5 कंट्रीज़ के पास, इनके पास पावर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? तो अगेन आपको स्टैटिक टॉपिक्स में डिटेल में यूनाइटेड नेशन करवाऊंगा, वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन बना क्यों। वैसे तो आजकल आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, तो वहाँ पर भारत सर आपको लीग ऑफ नेशन वगैरह करा चुके होंगे या करवाने वाले होंगे। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशन बना क्यों, और यही 5 कंट्रीज परमानेंट क्यों है? वाई नॉट इंडिया, वाई नॉट नाइजीरिया, वाई नॉट साउथ अफ्रीका, वाई नॉट ब्राज़ील, वाई नॉट एनी इस्लामिक नेशन एट ऑल? तो ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम यूनाइटेड नेशन को स्टैटिक तौर पे करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसको कॉन्टेक्स्ट को समझो। देखो अदरवाइज भी आपको एक चीज़ समझनी है। आज आपने यूएन का मेरे साथ जिक्र कर लिया, फिर आप दोबारा कभी करोगे, फिर आप दोबारा कभी करोगे। ऑन एन एवरेज एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर हमारी 45 वीक्स भी आप हर वेंसडे मेरे साथ आईआर की बात कर रहे हो 1 घंटा, और स्टैटिक आपने अलग से मेरे साथ 20 लेक्चर्स में किया है, तो ऑब्वियसली एग्जाम तक आते आते आपको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस आता होगा आईआर बहुत डिटेल में। क्योंकि कहने की बात है हर हफ्ते 1 घंटा आईआर पढ़ना और 25 घंटे अलग से एक स्टैटिक मॉड्यूल लगाना प्रॉपर डिटेल में, तो आप
चलते फिरते इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन जाओगे। तो जिस तरह से छोटा छोटा इसको कट कर करके मैं करवा रहा हूँ कंपार्टमेंटलाइज वे में, वैसे वैसे आप करते जाइए। क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया कि एक बॉडी है, उसका कोर बॉडी यूएनएससी, और उसमें है मतलब 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट में इंडिया बीइंग वन, और इस बार इंडिया इस महीने बना प्रेसिडेंट, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कंट्रीज बनती है प्रेसिडेंट। अब आती है कि यूएनएससी के कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो बिल्कुल होने चाहिए। उसमें से यही सबसे पहला रिफॉर्म जो मैंने बोला कि ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, इंडिया, इटली, इनमें से किसी को मेंबर बनाओ। उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि ये 5 मेंबर्स के पास इतनी पावर है कि कई बार सारी कंट्रीज़ कुछ भी बोल रही हों, इनमें से कोई एक कंट्री भी अगर मना कर दे तो फिर वो वीटो पावर बोलते हैं उसको, वो चीज़ जो है वो रुक जाती है, वो प्रपोजल थ्रू नहीं होता। तो इसकी वर्किंग, इसके स्ट्रक्चर दोनों पे बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इंडिया को क्यों मेंबर बनना चाहिए? बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन है। दूसरा, इंडिया जो है पीस कीपिंग फोर्सेस पूरी दुनिया में प्रोवाइड करता है, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस। हमारी आर्मी के लोग जाते हैं, अगर कहीं पे भी दुनिया में सिविल वॉर चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस जाके वहाँ पे शांति स्थापित करते हैं। इंडिया दुनिया की 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। ठीक, पूरे के पूरे जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं, दे लुक अप टू इंडिया। इंडिया उन सब के स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इजरायली वॉर क्राइम्स अपरेंट इन गाजा असॉल्ट सेज HRW। ये भी हिंदू से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, हिंदू में ये प्रॉपर आर्टिकल आया था, शायद आपने पढ़ा होगा। तो 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कहते हैं कि इजराइल में वॉर क्राइम्स हुए हैं, कौन कह रहा है? HRW। तो सबसे पहले हमें बताओ कि HRW क्या है। HRW एक इन्वेस्टिगेटिंग NGO है। HRW एक इन्वेस्टिगेटिंग NGO है जिसको 1978 से इट वॉज फाउंडेड इन दैट। इन पे भी ना कई बार बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल पे आ गया था कुछ साल पहले कि क्या है, NGO है, ये है, वो है। तो ये क्या करती है? न्यूयॉर्क बेस्ड एक NGO है जो गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करती है, पॉलिसी मेकर्स को, कंपनीज को। किस चीज़ के लिए? कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, जेंडर्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रिफ्यूजीज़, बच्चे, माइग्रेंट्स, इन सब के जो है इन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन सब के ऊपर वायलेंस ना किया जाए, इन सब को अब्यूज़ ना फेस करना पड़े, उसके लिए ह्यूमन राइट्स के लिए एजेंसी काम करती है। तो अब क्या हुआ कि 10 मई को लड़ाई हुई शुरू इजराइल और हमास के बीच में, गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में। तो इसको ऐसा लगता है, एजेंसी बोलती है कि डेलिब्रेट इनडिस्क्रिमिनेट अटैक ऑन सिविलियंस हुआ है। तो बात क्या बनी है ज़रा देखो। बेसिकली जब कंट्री 1 और कंट्री 2 की लड़ाई होती है तो इन दोनों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपने क्या करना है। 2 कंट्रीज़ की आर्मीज़ लड़ रही हैं, ना आप इनके सिविलियंस पे अटैक करेंगे, ना ये आपके सिविलियंस पे अटैक करेंगे। और जब आपने आर्मी के ऊपर भी अटैक करना है तो आपने इस तरह से आर्मी के ऊपर अटैक करना है कि मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटी हो। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बात बनी? ये इंटरनेशनल लॉज बने हैं ना, क्योंकि आज वैसे तो आइडली देशों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पर अगर लड़ाई हो रही है तो आप निर्दोषों को, जो लड़ नहीं रहे हैं एक साइड से, उनको आप नहीं मारेंगे। तो ये एक बेसिक सा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की गई। तो हुआ क्या बेसिकली? अभी इजराइल में हुआ क्या? बेसिकली 10 मई को हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसने क्या किया कि जेरूसलम, इजराइल की तरफ रॉकेट फायर किया। उन्होंने रॉकेट क्यों फायर किया? क्योंकि एक एरिया है जिसका नाम है अल अक्स मॉस्क। अल अक्स मॉस्क, या ये एरिया का जो एक एरिया का कंपाउंड है, ये मुस्लिम्स के लिए भी बहुत वो रखता है, बहुत वैल्यू रखता है, स्पिरिचुअल वैल्यू, सेक्रेट साइट है, और यहूदियों के लिए, ज्यूस के लिए भी सेक्रेट साइट है। तो हमास को ऐसा लगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी रहती है, इसके ओवर पुलिसिंग हुई है ऑफ ज्यूस।
इजराइल ने बहुत ज़्यादा इस एरिया को पोलिसिंग की हुई है और यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे शायद मुस्लिम्स को हटा रहे हैं और ज्यू सेटलमेंट बढ़ रही है, यहाँ पे यहूदी सेटलमेंट बढ़ रही है। ऐसा मानने के लिए उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, इन्होंने बदले में अटैक किया। तो इस फाइटिंग में ऐसा हुआ कि हमास ने तकरीबन 4000 रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल के ऊपर फेंके। इतने रॉकेट्स फेंकने के बाद भी इजराइल बच कैसे गया? क्योंकि इजराइल के पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, आयरन डोम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, जिससे वो रॉकेट्स को हवा में ही ख़त्म कर देता है। तो इजराइल सेड कि इसने क्या किया है कि 1000 से ऊपर तो रॉकेट्स जो हैं वो गाज़ा मिलिटेंट्स ने ही फेंके हैं सीधा। तो उन्होंने फिर अटैक किया, इन्होंने अटैक किया, उन्होंने अटैक किया। बात यह है कि जब इजराइल ने भी रिटेलिएट किया तो इजराइल ने अच्छा खासा सिविलियंस पे अटैक किया या उन पे आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक किया, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, जो आ रहा है सामने मार दिया एंड लाइकवाइज। तो इसलिए रिपोर्ट आई थी। ठीक, अब हमें क्या पता होना चाहिए, एक और चीज़ इन एडिशन टू दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट, हमें पता होना चाहिए ये आप रट लोगे ना आज की क्लास में तो भी आपने 1 नंबर अपना पूरा कर लिया। ये देखो ये वाला पार्ट ऑफ मैप, और आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये वाले मैप को अच्छे से पढ़कर पूरा 1 हफ्ता नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास लगाने से पहले यूपीएससी के पिछले 7 साल के प्रीलिम्स के पेपर उठा के देख लेना। हर दूसरे साल इस एरिया की ज्योग्राफी पे एक एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, कभी मेडिटेरेनियन सी पे, कभी गोलन हाइट पे, कभी ब्लैक सी पे, कभी डेड सी पे, कभी इधर कभी उधर, आपको मिलना ही मिलना है। पाकिस्तान से लेकर मेडिटेरेनियन सी की ज्योग्राफी पे, कभी सीरिया पे, कभी कहीं, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक, तो ये देखो ये है इजराइल, ये वाला जो एरिया है ये है गाज़ा, ये वाला एरिया इसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, ये है इजराइल, इसके ऊपर वाला जो एरिया है लेबनान, यहाँ पर है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स क्या है? पहाड़ है जो सीरिया के थे। एक बार क्या हुआ था, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया था। तो इजराइल ने सबको हरा दिया था, फिर इजिप्ट का बहुत सारा एरिया अपने पास रख लिया था और सीरिया का। तो फिर जब इनकी आपस में डील हो गई थी तो इन्होंने इजिप्ट का एरिया तो वापस कर दिया था, लेकिन जो इधर सीरिया वाला है उसका गोलन हाइट्स फिर अपने पास ही रख लिया था। तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। तो आपको एक बेसिक सी चीज़ पता लग गई कि क्या होता है कि वॉर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और एक बेसिक सा एक और चीज़ कि हमें कैसे पता है कि वॉर क्राइम्स हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है। व्हाट आर दोज डूज एंड डोंट्स? कि अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, या फिर हम बोलें कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वॉर, कि लड़ाई भी हो रही है तब भी कुछ तो हम कायदे कानून फॉलो करेंगे। वो क्या है कि आपने मिनिमाइज करना है हार्म टू सिविलियंस। आपने जब भी अटैक करना है तो आपने कभी सिविलियंस पे डेलिब्रेट अटैक नहीं करना। आपने इस तरह से भी अटैक नहीं करना कि यार हमने सिविलियन पे अटैक नहीं किया था, हमने तो बस अटैक किया था, बाकी सिविलियंस आ गए, हमने तो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक किया था, ऐसा भी नहीं है। योर अटैक मस्ट बी फोकस्ड टुवर्ड्स द आर्मी एंड इंडिविजुअल्स हु कमिट सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ वॉर, और इस इंटेंशन से जो करते हैं उनको क्या बोला जाता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर क्राइम्स। फिर बाद में जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो उनके ऊपर केसेस चलते हैं और उनको फिर बाद में पनिशमेंट मिलती है। तो इस तरह से ये सारा का सारा सिस्टम काम करता है। तो दैट वाज टुडेज लेक्चर ऑन IR। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद मोर न्यूज़ ऑन IR। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।